नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का जियोग्राफी। और पहले हम एक बार जियोग्राफी जो पूरी तरीके से है उसके एक पाठ्यक्रम को जान लेंगे। और पाठ्यक्रम को जानते हुए साथ साथ आज पहला टॉपिक जो है भारत की स्थिति और आकार, उसके बारे में हम पूरी तरीके से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों जो है कि आज हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे हमारा देखिए, जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे भारत का भूगोल। और जो 9th का पूरी तरीके से चैप्टर है वो हर एक चैप्टर पूरी तरीके से भारत के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे कोई भी वर्ल्ड की जियोग्राफी के बारे में नहीं पढ़ना है। तो आपको भारत के भूगोल में पहला लेसन हम पढ़ेंगे भारत की स्थितियां और उसके लोकेशन, क्या उसकी स्थिति है, क्या उसका लोकेशन है। तो ध्यान से देखो, पहले हम एक बार इसका डिसाइड कर लेते हैं पाठ्यक्रम क्या है। उस पाठ्यक्रम को डिसाइड करते हुए तब जाके हम आगे बढ़ेंगे, पहले लेसन की ओर आएंगे और पहले लेसन के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से देखो, भारत के भूगोल में जो क्लास 9th एनसीईआरटी का कुछ चैप्टर्स डिसाइड हैं। देखो मैं यहाँ पे डिसाइड कर दे रहा हूँ, कक्षा 9 है ना, कक्षा 9 का ये जियोग्राफी, ये जियोग्राफी का पूरा सिलेबस है ना। सिलेबस में क्या भैया, ध्यान से देखना, जो भी पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के बारे में पहले हम जान लेते हैं। क्योंकि जब तक हमें पाठ्यक्रम नहीं पता होगा तब तक हम उसके बारे में किस तरीके से पढ़ना है, कितना चैप्टर्स पढ़ना है, कितने गहराई तक पढ़ना है, इसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो पहले सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, पाठ्यक्रम हम जान लेते हैं। तो पाठ्यक्रम देखिए, जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे 6 लेसन पढ़ने हैं। तो जैसे पहला अगर लेसन की बात करें, सबसे पहला क्या होगा, भारत है ना, भारत आकार 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 एवं स्थिति, आकार एवं स्थिति पहला टॉपिक आपके लिए यही होगा। ये पहला लेसन भी होगा। आज इसी को हम पूरी तरीके से विस्तृत पढ़ेंगे, जो कि 9th पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाए। दूसरा चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप, ये याद रखना, भारत का भौतिक स्वरूप है ना, भारत का भौतिक स्वरूप, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा लेसन आप लिखेंगे अफवाह, क्या लिखेंगे भैया, अफवाह लिखेंगे, तीसरा लेसन होगा अफवाह। और चौथा लेसन है जलवायु, चौथा लेसन है जलवायु। इसी के साथ साथ अगला 5वां लेसन प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी, जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं और प्राणी, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक वनस्पति, क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति और क्या रहेगा, तथा वन्य जीव या वन्य प्राणी, वन्य जीव क्या लिखेंगे, वन्य प्राणी लिख देते हैं या वन्य जीव, कोई दिक्कत नहीं, वन्य जीव रहे चाहे प्राणी रहे, ठीक ना। एक लास्ट टॉपिक मिलता है आपको पढ़ने के लिए पूरी तरीके से पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या के बारे में। ये आपके पास कितने टॉपिक हो जाएंगे, तो आप बोलोगे भैया ये हमारे पास टॉपिक की संख्या जो होगी, जो हमारे पास टॉपिक की संख्या होगी वो 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से बात को एकदम ध्यान से देखना, जो ये हमारा ये क्लास 9th का है और ये पूरी तरीके से 9th के ही लिए है ना। ये कहीं 10th में रिलेट नहीं होता चैप्टर। जो आपके सवाल बन सकते हैं 10th के बोर्ड में, वो जनसंख्या से 1-2 सवाल बन सकता है, लिंगानुपात से बन सकता है, साक्षरता से बन सकता है ना। और यहाँ से प्राकृतिक वनस्पतियां और वन्य प्राणी से भी कभी कभी बन जाता है, ये भी एक सवाल है। जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट है, जलवायु को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये आगे बहुत काम आएगा। 9th में तो काम ही आएगा, 10th में भी काम आएगा, कंपटीशन के लिए बहुत ही कहा जाए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट्स है ना। और तो ये जो हमारा पहला चैप्टर भारत आकार एवं स्थिति, इसके बारे में पहले हम अध्ययन करेंगे, भारत आकार एवं स्थिति। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पहले भारत और आकार एवं स्थिति के बारे में पहला टॉपिक बना लेंगे आप, ठीक है। पहला क्या बनाएंगे, भारत आकार एवं स्थिति, चैप्टर का नाम बना लेंगे भारत आकार एवं स्थिति, आकार एवं स्थिति। इससे भी पहले मैं एक बात आपको नोट करवा देता हूं कि अगर आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ लिया जाए कि भूगोल के जनक कौन है, सबसे पहला कोई अगर आपसे टिप्पणी करता है, सवाल पूछता है, तो सबसे पहले आपसे पूछेगा भाई भूगोल में क्या पढ़े लिखे हो। तो ये पूछने से पहले सबसे पहले आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, भूगोल के जनक कौन है।
तो जब भूगोल के जनक आप जानेंगे तब तो बताएंगे। तो आप एक बार बताइए कमेंट में भूगोल के जनक कौन है ना। तो इसके बारे में देखो, एक पॉइंट पहले ही नोट करेंगे आप, भूगोल के जनक कौन है, तो लिख लेंगे भूगोल के जनक। तो लिखेंगे भूगोल के जनक जो हैं, भूगोल के जनक कौन है, तो लिखेंगे भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज है। कौन है भैया, भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज है। इस बात को लिखेंगे, भूगोल के जनक कौन है, भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट करेंगे। इसके साथ साथ एक और मुझे बात बताओ, भूगोल एक, भूगोल क्या है, तो यहां से देखते हो ना, बोलते ना भू मीन्स क्या होता है, भू का अर्थ क्या होता है, तो बोलेंगे सर भू का अर्थ जो है, इसका जो भू का अर्थ है, भू का अर्थ होता है क्या, भू का अर्थ होता है पृथ्वी। भू का अर्थ क्या है, भू का अर्थ बोलते हैं पृथ्वी है। और गोल से आकार से दिखाते हैं, गोल का मतलब यहां देखो गोल, पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी गोल है। ये बात याद रखना, पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी के आकार को ही हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी के आकार को ही हम भूगोल बोलते हैं। इस बात को बिल्कुल याद रखना। एक चीज और याद रखना, पृथ्वी के, जो हमारी पृथ्वी है उसके आकार को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, कैसे हम दिखाते हैं, तो बोलोगे भैया पृथ्वी के आकार को प्रदर्शित करने के लिए अपने पास एक जरिया जिसे हम ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी के आकार को प्रदर्शित करने के लिए एक माध्यम है, एक प्रारूप है, उस प्रारूप का नाम क्या है, बोलोगे पृथ्वी के प्रारूप को दिखाने के लिए हम ग्लोब का, है ना, ग्लोब का प्रयोग करते हैं। तो एक पॉइंट यहां भी और नोट कर सकते हो कि क्या, पृथ्वी के प्रारूप को, पृथ्वी के प्रारूप को, पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहते हैं। याद रखना, पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहते हैं। बात समझ में आई ना, पृथ्वी के प्रारूप को क्या कहते हैं, पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी के प्रारूप को क्या कहते हैं, बोलोगे पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहते हैं। अब एक सवाल और हम आपसे पूछते हैं, आप बताइएगा कि जो ग्लोब है, ग्लोब के जनक कौन है, ग्लोब को खोजा किसने, या ग्लोब के बारे में किसने जानकारी दी। तो अब इसका भी सवाल एक बेहतर सवाल हो जाता है कि ग्लोब के जनक कौन है। तो मैं लिख सकता हूं ग्लोब के जनक, याद रखना, ग्लोब के जनक कौन, तो ग्लोब के जनक कौन है, वैहम है। क्या नाम लिखेंगे, वैहम। याद रखना, ग्लोब के जनक कौन है भैया, ग्लोब के जनक वैहम है। इतनी बात याद रखेंगे। अब ग्लोब के जनक कौन हो जाएंगे, बोलोगे ग्लोब के जनक या ग्लोब, पहला ग्लोब निर्माता, ये भी सवाल बन जाता है, पहला ग्लोब निर्माता किसे बोलते हैं, तब भी वैहम आएगा। तो यहां भी आप लिख सकते हो कि पहला ग्लोब निर्माता किसे बोलते हैं, पहला ग्लोब निर्माता, है ना, पहला ग्लोब निर्माता कौन है, तो जवाब निकल के आएगा भैया पहला ग्लोब निर्माता जो है वो भी किसको बोलते हैं, वैहम को बोलते हैं। क्लियर ना, यहां तक वैहम को बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल याद रखेंगे। भूगोल के जनक को तो इरेटोस्थनीज है। भू का अर्थ क्या होता है, भू का अर्थ पृथ्वी है, भूमि से जोड़ेंगे। और गोल क्या, उसके आकार को प्रदर्शित करता है। पृथ्वी के प्रारूप को जो देता है उसे क्या कहते हैं, बोलोगे पृथ्वी के प्रारूप को जो देता है उसे भूगोल कहते हैं, या सॉरी ग्लोब कहते हैं। ग्लोब के जनक कौन है, बोलेंगे ग्लोब के जनक वैहम है, और इन्हीं को पहला ग्लोब निर्माता भी हम मानते हैं। यहां तक बात आप पूरी तरीके से समझ पाए होंगे, यहां तक क्लियर है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक और बात आप याद रखना, ध्यान से देखो भाई, दो मैं शेप बनाता हूं, दोनों शेप से आपको कुछ समझ, देखो एक ये शेप हो जाएगा, एक शेप और मैं बनाता हूं, ध्यान से देखना। एक शेप ये बना दिया मैं, दो शेप में बनाता हूं भाई। इन शेप को देखेंगे अब, ये जो आकार है, ये आकार देखेंगे, एक ये हो गया, और ये देखिए इस आकार को देखिए, ये दो आकार हमने बना लिया। अगर मैं यहां पे थोड़ा सा और एक बात आपको यहां से देखो समझने की कोशिश करना सब, ये देखो भाई, यहां पे ऐसे मैं ले लेता हूं इसको, ऐसी लाइन बनाया, ध्यान से देखना, ये लाइन बनाया, इसी तरीके से ऐसे मैं इसमें लाइन डाल देता हूं, है ना। ऐसा आप भी कर लेंगे, अपनी नोट्स में बिल्कुल ऐसे छाप के रखेंगे, और रंग बिरंगा पेन यूज करेंगे तो आपकी नोट्स बहुत बेहतर दिखेगी, है ना भाई, बहुत बेहतर आपकी नोट्स दिखेगी। तो ये इस तरीके से आप कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये बन जाएगा इस तरीके से। सब लाइन मिला लेंगे आप, एक तो इस तरह से मिलाएंगे, और एक इसी तरह से मैं देखो इस साइड मिला दे रहा हूं, ध्यान से देखना,
एक इस तरीके से मिला रहा हूं, एक इस तरीके से मिला दे रहा हूं, देखना है ना। एक उत्तर से दक्षिण की तरफ, है ना, एक उत्तर से दक्षिण की तरफ, और एक कहां से, पूरब से पश्चिम की ओर। ध्यान से देखो, ये दो लाइंस में खींच दे रहा हूं, ध्यान से देखना। ये दो लाइंस देखेंगे हम, ये देखना, इस तरीके से हम यहां पे देखो कुछ लाइंस बना लेते हैं, है ना, कुछ लाइंस इस तरीके से हम बना लेते हैं। अब ध्यान से एक बात ध्यान देना, ये जो लाइंस हैं उन्हें दो रूप नाम देते हैं। इन लाइंस को क्या नाम देंगे, इस लाइंस को क्या नाम देंगे। तो दो चीज याद रखना, ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, इस लाइंस में ये जो दिखता ना, इसको बोलते हैं पोल। इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पोल। और इसी पोल को क्या नाम देंगे, ध्रुव नाम देंगे। इसी पोल को क्या नाम देंगे, ध्रुव नाम देंगे। और एक उस साइड पोल है तो एक इस साइड पोल है। भैया एक यहां भी पोल बनाओगे, एक यहां भी ध्रुव बनाओगे। ध्यान देना, क्या भैया यहां भी ध्रुव बना सकते हैं क्या, ना भी, यहां पे ध्रुव ना बनाना और ना ही इधर ध्रुव बनाना। कितने ध्रुव बनाएंगे, बस दो ध्रुव बनाएंगे, एक ऊपर की ध्रुव बनाएंगे, एक नीचे की तरफ ध्रुव बनाएंगे। जो ऊपर की तरफ बना ध्रुव है, जो ऊपर की तरफ बना ध्रुव है, इसे हम क्या बोलोगे, बोलोगे भैया नक्शे में हमें पता है, नक्शे में ऊपर उत्तर होता है तो इस वजह से उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। और नक्शे में नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ दक्षिण होता है और दक्षिण की तरफ हम क्या बोलेंगे, बोलोगे भैया दक्षिण की तरफ बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। यहां तक क्लियर है ना आपको। ये दक्षिणी, ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और नीचे क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। तो एक और बात याद रखना, अब मुझे एक बार आप लोग बताइए कि ये कौन सी लाइन बोलेंगे, उसको कौन सी लाइन बोलेंगे। जो ये लाइन है, इस लाइन को क्या बोलोगे भैया, बोलोगे इस लाइन को हम अक्षांश रेखा बोलेंगे। क्या बोलोगे, इस रेखा को हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। ध्यान देना, इस रेखा को क्या नाम दोगे, अक्षांश रेखा दोगे। और इस रेखा का क्या नाम देते हैं, तो बोलोगे इस रेखा का नाम हम देशांतर देते हैं। ध्यान से देखना, इसे बोलते हैं लैटिट्यूड, उसे क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूड। याद रखना, इसे लैटिट्यूड बोलते हैं, उसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये अक्षांश रेखा होती है, वो देशांतर रेखा होती है। तो दो चीजें याद रखना। हाँ, एक चीज और याद रखना भैया, तब इसको क्या बोलोगे, इसको उत्तर बोल दिए, इसको दक्षिण बोल दिए, इसको क्या बोलेंगे, बोलोगे इसको हम वेस्ट बोलते हैं, इसको हम वेस्ट डब्लू, इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्व की पश्चिम बोलते हैं। बताना ध्यान से, इसको क्या बोलते हो, ईस्ट बोलते हो, है ना, ईस्ट वेस्ट। और ये होगा, इसको नॉर्थ बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। यहां तक क्लियर है ना। अक्षांश रेखा कौन, अक्षांश रेखा रेखाएं कौन सी हैं, देशांतर रेखाएं कौन सी हैं, क्लियर ना। अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं, देशांतर रेखाएं कौन सी हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, इसी को हम क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम क्षैतिज रेखा, अक्षांश रेखाओं का अन्य नाम भी बोल सकते हो। इसे और अन्य में क्या और नाम दे सकते हैं, इसे हम क्षैतिज रेखा दे सकते हैं। इसे कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। और इस रेखा का क्या नाम देखो भैया, इस रेखा का नाम हो जाएगा ऊर्ध्वाधर रेखा। इस रेखा का नाम हो जाएगा ऊर्ध्वाधर रेखा। याद रखना, उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, तो इस रेखा का हम क्या नाम देंगे, तो इस रेखा का नाम हम देंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। यहां तक क्लियर हुई होगी बात, है ना। यहां तक बिल्कुल बात क्लियर है। अब ध्यान से एक और बात देखो ध्यान से, एक और ग्लोब बनाते हैं हम, ध्यान से देखना, है ना। एक और ग्लोब बनाते हैं, एक और शेप बना लिए। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये देखो एक शेप और बनाता हूं, ये देखो एक शेप और बनाता हूं। और ये शेप देखना आप बिल्कुल ध्यान से, इस शेप के बीचों बीच एक लाइन खींचता हूं। ध्यान से देखना, इस शेप के बीचों बीच एक मैं लाइन ड्रा करता हूं, ये देखो। और ये जो लाइन ड्रा करता हूं ना, ये बीचों बीच एक लाइन ड्रा करता हूं, ये देखो। और इस लाइन का क्या नाम दूंगा, बोलो भाई ये जो लाइन है ना, ध्यान से देखना, बीचों बीच रहेगी लाइन। ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम दूंगा, है ना भाई। इस लाइन को क्या नाम दूंगा, ध्यान देना, इस लाइन को देता हूं नाम, इस लाइन का नाम देता हूं भूमध्य रेखा। इस लाइन का क्या नाम दूंगा, भूमध्य रेखा। या इसी को अन्य नाम देते हैं इक्वेटर। इसी को क्या नाम देते हैं, इक्वेटर। या इसी की रेखा को और अन्य नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं हम विषुवत रेखा। एक और नाम जानते हैं, उसका नाम क्या है, विषुवत रेखा। क्या और भी नाम जानते हैं भैया, एक और नाम और जानते हैं क्या,
0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये इतनी बात नोट करेंगे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो एक ही रेखाओं के कितने नाम है? एक ही रेखाओं के 4 नाम हो जाएंगे। इक्वेटर हिंदी में भी लिखा मिल जाता है, इंग्लिश में भी लिखा मिल जाता है। भूमध्य रेखा इसी रेखा को बोलते हैं, विषुवत रेखा भी इसी रेखा को बोलते हैं, और इसी रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। बात क्लियर है? एक और बात याद रखना, ये जो दिख रही ना, ये कैसी रेखा है? तो बोलोगे भैया ये जो रेखा हमको दिख रही है, यह एक काल्पनिक रेखा है। ये कैसी रेखा है? एक इमेजिनरी लाइन है, यह एक काल्पनिक रेखा है। और जो ये आपको काल्पनिक रेखा दिख रही ना, ये काल्पनिक रेखा हमारे जो पूरे के पूरे अर्थ को, है ना, पूरे के पूरे अर्थ को कितने भागों में डिवाइड करती है? 2 भागों में डिवाइड करती है। और जब 2 भागों में डिवाइड करती है तो ऊपरी वाली भाग को, ये देखो, ये पूरा का पूरा गोला था ना, इस गोले को 2 टुकड़े में करता है। गोल, एक आधा गोला ऊपर, एक आधा गोला नीचे। तो ऊपरी आधे गोले को क्या बोलते हैं? इसको गोलार्ध बोलते हैं। गोला का आधा हिस्सा गोलार्ध होता है ना। गोले का आधा हिस्सा क्या नाम दोगे? गोलार्ध। ऊपर आधा गोलार्ध है और नीचे भी आधा गोलार्ध है, याद ना। ऊपर भी एक आधा गोलार्ध, नीचे भी होता है। तो अच्छा, ऊपर अभी हमने बताया, ऊपर की तरफ उत्तर बोलते हैं हम। ऊपर की तरफ जब हम उत्तर बोलते हैं तो बोलोगे भैया इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे मेरे भाई, क्या बोलोगे? उत्तरी गोलार्ध बोलोगे। और नीचे की तरफ आधा गोला बचा तो इसको क्या बोलोगे मेरे भाई? बोलोगे भैया इसको मैं दक्षिणी गोलार्ध बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं दक्षिणी गोलार्ध बोलूंगा। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। ये दक्षिणी गोलार्ध है, वो उत्तरी गोलार्ध है। ये कौन सी रेखा है? ये भूमध्य रेखा है, या विषुवत रेखा है, या इसी को इक्वेटर भी बोलते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई होगी। इसी को या एक काल्पनिक रेखा है। क्लियर है ना? यहाँ पे बोलो ध्यान से, ये क्लियर है ना? अब एक चीज याद रखना, यहां से 2 सवाल बनता है। जैसे देखो ये पीछे दिख रहा ना ग्राफ, ये सवाल पूछ के रखा, ये लाइन्स की संख्या कितनी है? इन लाइंस की संख्या कितनी भाई? गिन के बताओ। ये पूछता है इस लाइंस की संख्या कितनी है? ये गिन के बताओ तो कितना? क्या ये गिन ले, इतने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। या ये गिन लेने से काम चल जाएगा? ये भी नहीं चलने वाला। तो मुझे ये बताओ कि इस लाइंस की संख्या कितनी है और इस लाइंस की संख्या कितनी। तो सवाल बड़ा अटपटा हो जाएगा, फंस जाएगा। आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हो इसको? बताओ। जब इतनी बात आप समझ पाएंगे तो भैया अब मुझे बोलना पड़ेगा। एक चीज और याद रखना, ये पोल जो है, ये ध्रुव एक बिंदु है कि एक रेखा है? पहले ये बात सुनो, ये एक बिंदु है कि एक रेखा है? बोलो भैया इसको बिंदु मान लो या रेखा मान लो। अब वो तो मानने के ऊपर है भैया। अगर हम रेखा मान लेंगे तब क्या हाल होगी, और बिंदु मानेंगे तब क्या हाल होगी। तो ध्यान से एक बात याद रखना, इसमें कई सवाल बन सकते हैं। क्योंकि देखो ध्यान से, एक एक जो आपको पता ना कि ये जो एक एक लाइन बनी हुई है, एक एक डिग्री पे बनी हुई है। जो एक एक लाइन बनी हुई है, एक एक डिग्री पे बनी हुई है। तो इसका मतलब यहां से जब ऊपर जाएंगे ना, तो ये 90 डिग्री ऊपर तक होगा और 90 डिग्री नीचे तक होगा। तो अगर हम पूरी डिग्री पे बनी हुई है तो पूरी डिग्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी? बोलोगे सर ऊपर की तरफ 90 डिग्री बन जाएगा, है ना, और नीचे की तरफ 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये 90 और एक बीच में इक्वेटर, अभी हमने बताया ना, बीच में एक काल्पनिक रेखा है, इक्वेटर है, और एक लाइन ये है। तो अगर मैं तीनों काउंट कर दूं तो बोलोगे भैया ये तो 181 हो जाएगा। अब लाइंस तो 181 हो गई। अब क्या होने वाला है? अब मैं बोल दूं भाई कि अगर मैं क्या बिंदु को, जो डॉट्स दिख रहा है, जो पोल्स दिख रहे हैं, अगर पोल्स को मैं रेखा ना मान के पोल्स को मैं एक बिंदु मानता हूं, तो बोलोगे अगर मैं एक बिंदु मान लूंगा तो बोलोगे सर 89 ऊपर हो जाएगा और 89 नीचे हो जाएगा। ध्यान से देखो। और बीच में कितनी लाइन? बोलोगे सर बीच में एक लाइन बचेगी। अब इनको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? बोलोगे अब इनको जोड़ूंगा तो बोलोगे सर 179 हो जाएगा। अब ये भी लाइंस आएगी। आंसर किस पे मार के आएंगे ये बताओ? बोलो। बोलो भैया जब हम ध्रुव को, बिंदु को रेखा मान के चलेंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा? 181 निकल के आएगा। अगर हम ध्रुवों को रेखा ना मान के चलें, अगर हम ध्रुवों को रेखा ना मान के चलें, ध्रुवों को हम एक बिंदु ही मान के चलेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या सही होगा? बोलोगे सर 179 आंसर सही हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल याद रखना। लेकिन याद रखना मैक्सिमम जो आंसर आने वाला है, मैक्सिमम जवाब किस पे देना? 179 पे देना। क्लियर है ना यहां तक बात? अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये बात क्लियर है? एक और सवाल मैं आपसे करूं, बोलो क्या? एक सवाल और किया जाए भैया, इन दो अक्षांशों के बीच कितने किलोमीटर डिस्टेंस होता है? कितनी किलोमीटर की दूरी होती है? दो अक्षांशों के बीच कितने किलोमीटर की दूरी होती है? तो क्या जवाब निकल के आएगा बताओ? और एक सवाल और बना, दो देशांतरों के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी होती है?
तब क्या जवाब निकल के आएगा? तो बोलेंगे भाई अगर मैं आपसे पूछूंगा कि सर दो 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 देशांतर रेखाओं के बीच कितने किलोमीटर की दूरी होती है, तो बोलेंगे दो देशांतर रेखाओं के बीच में, क्या लिखोगे? दो देशांतर रेखाओं के बीच में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस होता है? तो बोलेंगे सर 111.32 किलोमीटर की होता है यहाँ पे डिस्टेंस, है ना। लेकिन जब इसके बीच के हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो इसके बीच कितना किलोमीटर, तो बोलोगे सर 111 किलोमीटर ही होता है। दोनों बात याद रखना। अभी मैं एक एक पॉइंट करके लिखूंगा, तो पहले आप एक बार समझिए ग्लोब को। क्या ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं? अच्छा एक बार मैं आपसे पूछूं ये देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? टोटल लाइंस आप ये लॉन्गिट्यूड की कितनी होती है? तो बोलोगे सर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है ना। कितनी लाइंस होती है? बोलोगे सर 360 लाइंस होंगी। क्लियर है ना यहां तक बात? बोलो यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बात क्लियर है ना यहां तक? चलें आगे बढ़ चलें। अब थोड़ा सा इन सभी पॉइंट्स को हम नोट कर लेते हैं, इन सभी पॉइंट्स को हम नोट कर लेते हैं भाई, ध्यान से देखना। क्या नोट करेंगे? अच्छा यहां तक क्लियर है ना? ये बात तो आप नोट किए होंगे, ये वाली बात, हाँ ठीक है। ध्यान से देखो, देखना ध्यान से मेरे भाई, ये क्लियर है ना? अब कुछ पॉइंट्स बना के नोट करेंगे। पहले आप नोट्स बना लेंगे, नोट करेंगे। पहले क्या नोट करेंगे? अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, कुल संख्या। तो जवाब क्या निकलेगा? 181, है ना। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? इसमें क्या जुड़ा हुआ है? बोलोगे भैया यहां पे क्या है? ध्रुवों को, ध्रुवों को लेकर, ध्रुवों को लेकर, ध्रुवों को लेकर अगर उस तरीके से लिख दूं अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या, है ना, यहां लिख दूं अक्षांश रेखाओं की संख्या, ध्यान से देखना, अक्षांश रेखाओं की संख्या। तो क्या जवाब आएगा भैया? अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी 179। कब? ध्रुवों को छोड़कर, ध्रुवों को छोड़कर। ध्रुव का अर्थ क्या निकल के आ रहा है? बोलोगे भाई ध्रुव का अर्थ मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो बिंदु है ना, अगर बिंदु को मैं रेखा मान के चलता हूं, बिंदु अर्थात ध्रुव को, ध्रुव मतलब बिंदु को, है ना, बिंदु को अगर रेखा मान के चलता हूं तो कुल 181 हो जाएगी। और अगर अक्षांश रेखाओं में संख्या पूछूंगा, ध्रुव अर्थात बिंदु को, है ना, जो बिंदु को रेखा मान के चला था, बिंदु को बिंदु मान लेता हूं तो बिंदु कोई रेखा होती नहीं, तो 2 पॉइंट हम कम कर लेंगे। जब 2 पॉइंट कम करेंगे तो 179 हो जाएगा। ठीक है। एक चीज और याद रखना, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य, याद रखना, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य, मध्य कितना किलोमीटर दूरी होती है? सर 111 किलोमीटर की दूरी होती है। याद रखना, दो अक्षांशों के मध्य कितने किलोमीटर दूरी होती है? दो अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। और एक बात और याद रखना, दो देशांतर रेखाओं के मध्य, लिखेंगे दो देशांतर रेखाओं के मध्य, दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितना किलोमीटर दूरी होती है? तो जवाब निकल के भैया 111.32 किलोमीटर होता है। यहां तक बात क्लियर है ना? बोलो भाई यहां तक क्लियर हुई बात? अब ध्यान से सुनना, यहां तक क्लियर हुआ होगा तो आप बिल्कुल यहां तक नोट कर लेंगे, है ना। आगे देखते हैं, यहां देखो, अब इस तरीके से इतना नोट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। और ये देखो, एक दोबारा मैं एक चीज और कोशिश करता हूं आपको समझाने का। देखो यहीं से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद यहीं पे कर लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, एक और मैं इसमें ग्लोब बनाने की कोशिश करता हूं। आप भी अपनी कॉपी पे बनाएंगे, है ना। जितना ग्लोब बनाओगे ना, जितनी बार बना दोगे उतनी बार आपको क्लियर हो जाएगा भैया, अब सही समझ में आ जाएगा, है ना। कि अगर आप बना दोगे तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं बना रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हो सकती है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से ऐसे बनाऊं भाई, ध्यान से देखना, ये इस तरीके से मैं बना के दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखना। ये देखो लाइंस में बना रहा हूं, ध्यान देना, ये देखो
ऐसे लाइंस आप भी बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। थोड़ा सा और छोटा छोटा बना दूं कहो तो, लो थोड़ा सा और छोटा छोटा बना लेता हूं। इसको पूरी तरीके से क्या करेंगे आप, कंप्लीट करेंगे भाई, है ना, पूरा देख के वीडियो ही छोड़ेंगे। याद रखना ये फिगर तो जरूर बनाना, फिगर जो बना ले गया ना, जो फिगर बना लिया उसको समझ लो 90% आ जाएगा। जो फिगर नहीं बनाता डायरेक्ट छोड़ देता है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हो सकती है। ये देखो हो गया। अब यहीं पे मैं क्या करता हूं ना, यहां पे कुछ लाइंस ऐसे ड्रा कर लेता हूं, ध्यान से देखना। ये देखो इस तरीके से मैं कुछ लाइंस ड्रा कर लेता हूं। ये जो लाइंस ड्रा कर रहा हूं ये देशांतर रेखाओं की लाइंस है। और जो अभी ग्रीन ये जो देख रहे हो ब्लू रंग से, वो कौन सी रेखाएं हैं? बोलोगे सर वो तो अक्षांश रेखाएं हैं। ये देखो लॉन्गिट्यूड बन रहा है, ये देशांतर रेखाएं बना दी। अब ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये ग्लोब पृथ्वी की तरह दिखने लगा। जो ये पृथ्वी का आकार आपको दिखने लगा, इस आकार में अब अपनी इंडिया कहां उसको खोजो। ध्यान से देखो ये जो दिख रहा ना, इसमें अगर मैं बोलूं भैया इसको मैं इक्वेटर मान लेता हूं, ये देखो इक्वेटर मान लेता हूं, इसको मैं इक्वेटर मान लेता हूं, इसी को 0 डिग्री रेखा 0 डिग्री लाइन बोल देता हूं, 0 डिग्री रेखा बोल देता हूं। अब मैं यहां से आपको कह रहा हूं कि भैया इसमें इंडिया कहां पे खोजो। बोलो इसमें अगर इंडिया खोजना पड़े तो कहां खोज के बताओ सर, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे कहां पे है? बता पाओगे? नहीं ना। अब आज के बाद गलती ना हो, आज देख लो उसके बाद गलती ना हो। इंडिया कहां पे भाई? यहां पे बनाना, यहां पे ऐसे इंडिया बनाना इस तरीके से, ऐसे बनाना इंडिया यहां से। यहां देखो ये लोकेशन कुछ फिगर अच्छा नहीं बना, आगे पेज पे बढ़िया फिगर बनाऊंगा। पहले ये जो लोकेशन देख लो, इस लोकेशन पे बोलेंगे हम ये इंडिया है, इस लोकेशन पे इंडिया है। अभी पहला एक सवाल बनता ना कि इंडिया भारत जो है किस गोलार्ध में पाया जाता है? पहला जवाब बनता ना कि भारत किस गोलार्ध में है, तो जवाब क्या निकलेगा? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस गोलार्ध? भारत उत्तरी गोलार्ध में। तो पहला पॉइंट क्या है? भारत, भारत किस गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। क्या निकल के आएगा जवाब? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। देखो ध्यान से, भारत किस गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। दिख रहा होगा भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। एक चीज और याद रखती हो ना, भारत कितने डिग्री से कितने डिग्री तक बसा हुआ है? भारत कितने डिग्री से कितने डिग्री तक बसा हुआ है? तो 2 डिग्रियां आपको दिख रही होंगी। एक तो ये एरिया देख रहे हो ना, ये एरिया, ये एक यहां पे, एक यहां पे, एक ये और एक ये। ध्यान देना, अगर मैं यहां से सेंटर बोलूंगा तो ये देखो पूरा का पूरा है इस पश्चिमोत्तर हो जाएगा। तो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूंगा भैया भारत का, देखो भारत कितने डिग्री से कितने डिग्री बसा हुआ? भारत लिखेंगे, भारत 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। अब ये बताओ मुझे एक सिंबल और, नॉर्थ लिखेंगे, ईस्ट लिखेंगे, साउथ लिखेंगे कि वेस्ट लिखेंगे? यहां बताओ। गलती कर देते ना, ऑप्शन आ जाता भैया यहां पे तो लिखा रहेगा लेकिन यहां पे नॉर्थ रहेगा कि ईस्ट रहेगा? बोलोगे सर ये ईस्ट होगा। क्या होगा? ईस्ट से ईस्ट की ओर बात कर रहा है, ईस्ट से ईस्ट की ओर बात कर रहा है ना। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के कहां तक? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। बात समझ पाए ना। और कहां? और भारत कहां से? ध्यान से देखना, भारत उत्तर में कहां से? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो यहां लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, यहां मिनट ऐसे बनाएंगे, ये डिग्री लिख दिया हमने, 4 मिनट को नॉर्थ से लेके कितना भैया? 37 डिग्री 6 मिनट। ये कहां तक है? नॉर्थ तक है। यहां तक क्लियर हुआ? 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट। अब ध्यान से एक बात ध्यान से देखो, कौन कौन सा कहां कहां पे है, इस चीज को देखो कौन कहां पे है। तो ये देख रहे हो ना, ये यहां पे ये 97 डिग्री 25 मिनट है, ये 97 डिग्री 25 मिनट है। ये कितना मेरे भाई? ये भैया 8 डिग्री 4 मिनट है। ये कितना है सर? 37 डिग्री 6 मिनट है। ये कितना है? ये बोलोगे मेरे भाई 68 डिग्री 7 मिनट है। ये ईस्ट है,
ये नॉर्थ है, ये भी ईस्ट है, और ये भी क्या है, नॉर्थ है। बात समझ में आई होगी। भारत किस गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। यहां तक बात, ये भी एक ग्लोब पे बना के आप बिल्कुल दर्शा देना, बढ़िया सवाल हो जाएगा। चलिए एक और मैं फिगर बनाता हूं, ये भी देखो। एक और मैं फिगर बनाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना आप। ये देखो, ये इंडिया का एक नक्शा बनाता हूं, ध्यान से देखना, है ना। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। एक इंडिया का मैं ऐसे रफली इमेज बनाता हूं, आप भी एक रफली इमेज बनाइएगा और बताइएगा क्या इमेज आपका बना कि नहीं बना। मैं भी तो ऐसे ही बना देता हूं रफली, देखो कुछ बन जाए तो बेहतर है ना। ये ऐसा एक रफली इमेज आप भी बनाएंगे, देखो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है ना भाई। देखो ऐसे आप रफली भी एक आप भी इमेज बनाएंगे इस तरीके से। ये देखो बना, ये जो इमेज हम बनाए ये इंडिया है, ये क्या, इंडिया है। अब ध्यान से देखना, ये जो एरिया ना गुजरात वाला, ये गुजरात वाला एरिया, इसी को कितना डिग्री दियो भैया, इसी डिग्री को हम बोलते हैं 68 अंश। 68 अंश कितना मिनट, 6 मिनट, सॉरी 68 अंश 7 मिनट, 68 अंश 7 मिनट। ये जो अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, ये कितना डिग्री, 97 डिग्री, और ये 25 मिनट है। अब बात आपको और क्लियर स्पष्ट हो रही होगी। सर ये जो यहाँ पे नॉर्थ में है ना, जम्मू कश्मीर, इंदिरा पॉइंट बोलते ना, इंदिरा कॉल, ये जो इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट नीचे की तरफ, इंदिरा कॉल ये है, यहाँ पे कितना डिग्री, 37 डिग्री, 37 डिग्री कितना मिनट सर, 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। और ये कितना डिग्री है, यहाँ पे 8 डिग्री, ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये याद रखना। ये कुछ लोकेशंस हो जाएंगे आपके, 8 डिग्री 4 मिनट। अब ध्यान से मेरी बात बताओ, ये कहां पे है, बोलोगे सर 68 डिग्री 60 मिनट, ये गुजरात में है। गुजरात, ये कहां पे, गुजरात में। गुजरात में एक इलाका कच्छ, कच्छ का रन, या रन ऑफ कच्छ बोलते हैं, कच्छ का रन, यहां पे ये इलाका जहां पे बहुत ज्यादा गधे पाने की संभावनाएं होती है ना। 37 डिग्री 6 मिनट, यहां पे क्या बोलोगे भैया, यहां पे तो इंदिरा काल है, इंदिरा, इंदिरा काल, उत्तर में काल है। यहां पे क्या है, इंदिरा पॉइंट या केप केमोरिन बोल देते हैं, याद रखो, केप केमोरिन, एक क्या है, केप केमोरिन हो जाएगा। यहां पे क्या बोल सकते हो, यहां पे सर अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश का, यहां लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश का, ये क्या, ईटानगर, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, यही याद रखो, इतना ही याद रखो, अरुणाचल प्रदेश। वहां लिखना चाहते और कोई की भी तो लिख सकते हो, की भी तो, अरुणाचल प्रदेश का क्या, की भी तो लिख लो, ये की भी तो लिख लो, है ना। ये जो कहां पे, लद्दाख में है, नीचे वाला बताओ आप कहां पे है, मैं यहां बता दिया लद्दाख है। ये कहां पे, केप केमोरिन, बोलो, केप केमोरिन केरल में, तमिलनाडु में है, तो जवाब निकल करना चाहिए तमिलनाडु में। कहां पे है, तमिलनाडु में, केप केमोरिन कहां पे, तमिलनाडु में। ये देखो ध्यान से, केप केमोरिन कहां पे, तमिलनाडु में। यहां तक बात क्लियर होगी आपको, पूरी तरीके से आप समझ पाए होंगे, है ना। एक होता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पे है, और भी यहां से जाएंगे जैसे नीचे जाएंगे तो ऐसे 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 भारत की जो मुख्य भूमि और नीचे चल के है 6 डिग्री 4 मिनट, वो है इंदिरा पॉइंट, वो अलग चीज है। यहाँ पे इंदिरा काल ही रखेंगे और कुछ नहीं रखेंगे, इंदिरा काल, ठीक है। यहाँ तक भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछेगा तब ये आता है इंदिरा पॉइंट, है ना। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे इंदिरा, इंदिरा पॉइंट, क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट। ये कितना डिग्री है भैया, 6 डिग्री 4 मिनट पे है। ये भारत की और भी नीचे मुख्य भूमि या नीचे चली जाएगी, ये हो जाएगा भारत का, है ना। कुछ लोकेशंस हो गया। एक चीज और याद रखना, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है,
बोलो, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है भैया, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है बताओ एक बार। यहां से यहां 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। यहां से यहां कितना, 3214 किलोमीटर। क्या लिखोगे, 3214 किलोमीटर। ये याद रखना, 3214 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितना, 3214 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितना, 2933 किलोमीटर। तो दोनों बात याद रखना। और यही भारत को एक सीधे सीधे रेखा गुजरती है ना, भारत को दो बराबर भागों में तोड़ती है, कौन सी रेखा, कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा पर पूछता भारत के कितने राज्य बसे हुए हैं, तो वो भी लिखते हैं अभी। क्लियर है ना। यहीं पे एक और सवाल पूछेगा आपसे, भारत के इर्द गिर्द माने भारत के किनारे किनारे कितने देश हैं, भारत के किनारे कितने देश हैं। तो इधर बोलते ना, इधर पाकिस्तान है भाई, सटे देश पूछे तो ये पाकिस्तान देश हो जाएगा, एक अफगानिस्तान देश हो जाएगा, एक चाइना देश हो जाएगा, एक भूटान भी हो जाएगा, ये देखो नेपाल देश भी हो जाएगा, नेपाल है ये देखो क्या भूटान देश हो, सिक्किम ये है भूटान देश हो जाएगा, या बर्मा या म्यांमार हो जाएगा, ये देखो बांग्लादेश इस साइड हो जाएगा, ठीक ना, बांग्लादेश हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है ना, बोलो यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है। चलें भाई, चलें आगे, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। एक और बात, यहां से कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं, ध्यान से देखो। भारत का सबसे पहले पूछे, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो बोलोगे भैया भारत का क्षेत्रफल 3287 263 वर्ग किलोमीटर, ये लिख लो। भारत की जनसंख्या कितनी है भैया, जनसंख्या के मामले में तो भारत सबको पीछे छोड़ दिया। कितना भैया, 141 करोड़ है ना। और ये देश की पहले स्थान पे जनसंख्या है, देश की पहले स्थान पे जनसंख्या है, पहले स्थान पर जनसंख्या है ना। अपने से तो नीचे चाइना भी चला गया, जनसंख्या है। सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे चीन है, और फर्स्ट नंबर पे इंडिया है। फर्स्ट नंबर पे कौन भैया, सेकंड पे चीन है, और फर्स्ट पे कौन है, बोलोगे फर्स्ट पे इंडिया है। क्लियर है ना यहां तक, यहाँ की पॉपुलेशन हो गई। एक चीज और मुझे बताओ, कुछ मैं पॉइंट्स पीछे जो भी छापा हूं उसको बताओ। अगर मैं पूछूं भैया नॉर्थ मोस्ट पॉइंट क्या है, सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है, तो बोलोगे सबसे उत्तरतम बिंदु, सबसे नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में क्या है, सबसे उत्तर में क्या है, बोलोगे सर सबसे नॉर्थ में सबसे उत्तर में है इंद्रकाल, इंद्रकाल। अभी आप पीछे का ग्राफ देखेंगे, है ना, इंद्रकाल। मुझे एक बात बताओ, सबसे है ना ईस्ट में क्या है, बताओ सबसे ईस्ट में क्या है, बोलोगे सर सबसे ईस्ट में हो जाएगा कौन, बोलो कीबिथु, कीबिथु हो जाएगा। सबसे वेस्ट में क्या है सर, गो माता है, गुजरात का गो माता, कक्षकरण या गुहार माता भी बोलते हैं। अगर सबसे हम साउथ में पूछे बोलो, तो बोलोगे केप के मोरिन है, केप के मोरिन कहां पे है, तमिलनाडु में है। ये कुछ नोट कर लो, केप के मोरिन है ना, ठीक है। कीबिथु मुख्य भूमि है, केप के मोरिन। इंदिरा काल का नाम इस समय क्या नाम बदल के रखा गया है, बोलो। पार्सेन भी उसी को बोलते हैं, है ना, लाइचिंग भी बोलते हैं, फिमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, है ना। इंदिरा काल का नाम जो है इसी का नाम पार्सेन बोलते हैं। अन्य नाम लिख सकते हो इसका, अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या क्या है, एक तो नाम है पार्सेन, है ना, एक नाम हो जाएगा पार्सेन, एक नाम क्या हो जाएगा बोलो, पिग, है ना, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट एक हो जाएगा, एक लाइचिंग हो जाएगा, एक नाम क्या आएगा लाइचिंग। ये दर्रा भी है, याद रखना लाइचिंग है, ध्यान से देखो। ये कुछ क्लियर हो गया पॉइंट्स। एक और बात मैं बताता हूं, उसके बाद थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी।
ठीक है ना। देख लेते हैं भारत से सटे देश और राज्य जो भी है, ध्यान से सुनो। भारत से सटे देश कौन कौन से हैं? भारत से सटे देश और यहां पे राज्य भी लिख लो। भारत से कौन सटेगा राज्य? कोई नहीं, रखो सटे देश रखो। देखो ध्यान से, पहला कौन सा देश है? पाकिस्तान, याद रखना पाकिस्तान। पहला देश कौन सा? पाकिस्तान है। दूसरा भारत से सटा हुआ देश कौन सा? बोलोगे सर इस साइड तो पाकिस्तान है, ऊपर की साइड अफगानिस्तान, उसके जस्ट बगल चाइना, उसके जस्ट ही सटा हुआ नेपाल है, उसी से थोड़ा जाएंगे भूटान, और भूटान के बाद कौन आएगा? तो बोलोगे भैया बर्मा या म्यांमार। उसके बाद नीचे आओगे थोड़ा सा तो अरुणाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश तो राज्य है ना। वहीं से नीचे आएंगे बांग्लादेश, और वहीं पे एक और है, बोलो क्या? बांग्लादेश ही है ना। हाँ ठीक है, चलो ध्यान से देखो, म्यांमार है भी है, पाकिस्तान हो जाएगा, दूसरा क्या? अफगानिस्तान, दूसरा क्या है? अफगानिस्तान, और साथ साथ क्या लिखेंगे? चीन लिख लो, चीन लिख लो, यहीं से लिख लो नेपाल, नेपाल लिख लो, और नेपाल के बाद वहां उस साइड म्यांमार, म्यांमार। इसी म्यांमार को पुराना नाम क्या मतलब बर्मा बोलते हैं, है ना। एक और याद रखते हैं, एक और कौन नाम? एक नाम और रखते हैं भैया, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, चीन हुआ, नेपाल हुआ, भूटान लिख लो। भूटान 699 किलोमीटर, भूटान हो जाएगा। एक और है बांग्लादेश, सबसे ज्यादा सीमा रेखा किसी का बनता है? तो बांग्लादेश का बनता है, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश, ये याद रखो। अब ध्यान से, मैं आपसे एक बार सीमा कितनी किलोमीटर की बनती है, अगर मैं आपसे अफगानिस्तान की सीमा रेखा की बात करूंगा तो कितना किलोमीटर बनता है? बोलोगे 3323 किलोमीटर बनता है। कितना किलोमीटर? 3323 किलोमीटर, याद रखो 3323 किलोमीटर। ये किसका है? बोलोगे भारत, अरे गलत लिख दिया, यहां अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है, ये देखो पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर है। अफगानिस्तान सबसे छोटी सीमा रेखा किस देश के साथ बनता है? भारत का। बोलोगे सबसे छोटी सीमा रेखा भारत अफगानिस्तान के साथ बनता है ना। अच्छा, पाकिस्तान के साथ एक लाइन भी खींची गई, कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ एक व्यक्ति भी थे, उन्हीं के नाम से ये लाइन खींची गई, रेड क्लिफ लाइन, है ना। जो रेड क्लिफ लाइन, ये पूछा था रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच में खींची गई? बोलोगे रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई है। पूछा जाएगा भारत और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन खींची गई है? तो बोलोगे ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा खींची गई है। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा खींची गई है। अब एक बार मुझे ये बताओ, मैं एक तो बात बताता हूं कि भैया भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है? तो बोलोगे सर मैक मोहन रेखा, मैक मोहन लाइन। कौन सी रेखा? मैक मोहन रेखा खींची गई है। बस ये तीन ही आपके लिए बहुत जरूरी है, और आगे नहीं। आपको एक चीज और याद रखना, भारत और चीन के साथ कितना किलोमीटर का सीमा रेखा है? बोलो भाई, भारत और चीन के साथ कितना किलोमीटर सीमा रेखा है? ये नहीं पता, छोड़ो। नेपाल के साथ कितना किलोमीटर रेखा? 1751 किलोमीटर सीमा रेखा है, याद रखना, है ना। बर्मा के साथ कितना किलोमीटर सीमा रेखा बताओ एक बार? भूटान के साथ 699 किलोमीटर, बर्मा के साथ, हाँ बर्मा के साथ 1643 किलोमीटर, है ना। और भूटान के साथ कितना भैया? 106 किलोमीटर, सॉरी 699 किलोमीटर, ये रख लो। और बांग्लादेश के साथ कितना? 4096 किलोमीटर। अब ये मुझे बताओ इसके साथ कितना किलोमीटर है? बोलो। चाइना के साथ कितने किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है? चाइना एक देश हो जाएगा, बताओ कितने किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है भारत? बोलो भाई, चाइना के साथ भारत कितने किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है? 1962 में चाइना युद्ध हुआ था, जो एलओसी के नाम से फिर आया आगे चल के, है ना। तो यहां तक क्लियर हो जाएगा ना कि भारत के साथ कितना किलोमीटर? 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ, अच्छा एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना, भारत
जो पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों के साथ सटा हुआ है, ये भी बात एक बढ़िया सवाल बनता है यहां से भी। तो एक पॉइंट और लिख लो कि भारत भारत कितने राज्यों के साथ सटा हुआ है, याद रखना। अ, देखो, भारत अन्य देश से सटे हुए राज्य, या लिख सकते हैं हम पाकिस्तान से सटे भारत के राज्य। पाकिस्तान से भारत के सटे राज्य। पाकिस्तान से भारत के सटे राज्य, ये देखो, पाकिस्तान से भारत के सटे राज्य, बोलो कौन कौन से? बोलो भाई, भारत पाकिस्तान से भारत के सटे राज्य कौन कौन से? बोलो कि भैया भारत पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा? लद्दाख हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, और देखो ध्यान से, एक तो क्या, पहले गुजरात लिख लो सबसे नीचे, गुजरात के बाद क्या, राजस्थान लिख लो, है ना, राजस्थान हो जाएगा। फिर वहीं से थोड़ा ऊपर जाएंगे, पंजाब हो जाएगा। फिर ऊपर जाओगे तो लद्दाख भी लिख दो, है ना, लद्दाख भी लिख देते हैं। और बताओ कौन सा सटा हुआ राज्य है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, और बताओ। हाँ, कौन सा? जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बन सकता है आपके सामने, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं यहीं से, चलो बताओ भूटान के साथ या अफगानिस्तान के साथ कौन सा है? अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ बस एक रखना, लद्दाख है, बस लद्दाख है। एक और लिखो, नेपाल के साथ लिख ले, नेपाल के साथ, नेपाल के साथ लिखेंगे। नेपाल के साथ जो सटे राज्य हैं उनको लिखना कौन है? एक यूपी है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, बिहार है ना, यूपी यूके लिखेंगे, यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बोलो और कौन है? उत्तराखंड है, नेपाल के साथ बिहार भी हो जाएगा, ठीक है, बिहार है, और बताओ क्या है? पश्चिम बंगाल भी होगा क्या? पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा, ठीक है, और बताओ, सिक्किम हो जाएगा। तो लिखेंगे पश्चिम पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, और एक क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम, सिक्किम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे छूट गया है, लिख लो, चीन का 3488 किलोमीटर, ये लिख लेंगे। यहाँ क्लियर है ना। नेपाल का लिख लो, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इतना और लिखवा दे। भूटान का लिख लो, भूटान का, भूटान कितने राज्यों के साथ है? 4 राज्य भारत के सटे भूटान के साथ। भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सटे हैं? भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सटे हुए हैं। कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं? एक तो असम हो जाएगा, एक पश्चिम बंगाल हो जाएगा, एक अरुणाचल प्रदेश भी इसी से सटा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, एक और रखना क्या, सॉरी, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। क्या लिखोगे? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, एक असम है, एक सिक्किम है। सही है, असम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? भूटान के साथ असम, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, और क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। नोट कर लेंगे, ये भी बात आप नोट कर लेंगे। भूटान के साथ सटे हुए राज्य लिख लो, ठीक है। एक और लिखवा दे, बांग्लादेश के साथ सटे हुए राज्य लिख लो, लिख लो, बांग्लादेश के साथ सटे हुए राज्य, बांग्लादेश के साथ सटे हुए राज्य, बोलो बांग्लादेश के साथ कौन कौन सटे हुए हैं? एक तो लिखेंगे असम हो जाएगा, एक मिजोरम है, मिजोरम है, एक और लिख लो त्रिपुरा है ना, एक ये हो जाएगा, एक मेघालय हो जाएगा, एक पश्चिम बंगाल हो जाएगा। एक मेघालय लिख ले, और एक पश्चिम बंगाल, एक मेघालय और एक पश्चिम बंगाल। एक और याद रखना, ये हो गया गुजरात के साथ अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, है ना, म्यांमार के साथ लिख देते हैं, और चाइना के साथ लिख लेते हैं, चीन के साथ पहले म्यांमार के साथ लिखते हैं,
म्यांमार के साथ कितना, बोलो भाई, 1643 किलोमीटर। तो म्यांमार के साथ कौन है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, है ना। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर लिख लेंगे, ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश है ना, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है, मणिपुर है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम लिख लेंगे, मिजोरम और एक और मणिपुर। एक और देखो ध्यान से, चाइना के साथ, चीन के साथ लिखेंगे। चीन के साथ कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो चीन के साथ लिखेंगे भैया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो जाएगा, यूके, है ना, और सिक्किम हो जाएगा, और एक और लिख लो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये कुछ नोट्स कर लेंगे पॉइंट्स। एक और पॉइंट छूट रहा है, भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, तो लिखेंगे भारत के बीचों बीच, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है ना, गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से, 8 राज्यों से होकर जाती है, 8 राज्यों से होकर जाती है, जो निम्नलिखित हैं, जो निम्न है या निम्नलिखित है लिख लो, जो निम्नलिखित है। कौन कौन से हो जाएंगे, गुजरात है लिखेंगे, पहला नंबर गुजरात है, दूसरा नंबर लिखेंगे राजस्थान है ना, दूसरा लिखेंगे राजस्थान है, तीसरा नंबर लिखेंगे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है ना, चौथा लिखेंगे छत्तीसगढ़ है ना भैया, छत्तीसगढ़। उसके बाद लिखेंगे झारखंड है, पांचवा नंबर छत्तीसगढ़, झारखंड है। फिर उसके बाद 6 नंबर लिखेंगे पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल। और उसके बाद हो जाएगा त्रिपुरा 7 नंबर पे, और उसके बाद मिजोरम है, त्रिपुरा 8 नंबर पे मिजोरम है, मिजोरम। तो ये बिल्कुल आपको नोट कर ले जाएंगे, गुजरात है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम और क्या, पश्चिम बंगाल। ये 8 राज्य बिल्कुल कहां से गुजरते हैं, भारत से होकर। इन इन 8 राज्यों से होकर के कौन गुजरता है, कर्क रेखा गुजरती है। एक बात और छूट गई छोटी सी, कर्क रेखा भारत में कितना डिग्री पे बसी हुई है, याद रखना, कर्क रेखा भारत में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना। और एक और रेखा मकर रेखा, मकर रेखा कितने डिग्री पे है, मकर रेखा भैया 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कहां पे है, साउथ में है ना। ये इतनी बात आप नोट कर लेंगे, यहां से लगभग जो आपका पहला लेसन वो पूरी तरीके से समाप्त होता हुआ, ये पूरा जो पहला लेसन आपका यहां से पहला लेसन एंड होता हुआ। तो ठीक है ना, यहां तक बिल्कुल आप पूरा पहला लेसन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद कहीं से भी आप एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, एनसीईआरटी सीरीज से जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को करना, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन को करना, और क्वेश्चन करने के बाद बताना भैया सही क्लास चली बेहतर, है ना, बढ़िया क्लास थी नहीं बढ़िया क्लास थी। और क्लास बढ़िया है तो क्या करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और पूरी वीडियो देखने की कोशिश करना, ठीक है। फिर हम अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद सभी।